इस मसले पर बातचीत करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ एआईएमआईएम ज्वाइन कर चुके राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान जी इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अरसे के बाद हमारे साथ डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। शादाब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरएलडी के पूर्व सांसद मलूक नागर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक और वैचारिक संवाद के मंच द चर्न की फाउंडर शुभरास्ता भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं इस डिबेट की। सवाल सीधा सा ये है कि जब समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से ये कहा जाता है कि पीडीए की लड़ाई में सबका स्वागत है, और दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रवक्ता ये कहते हैं कि दावतनामा भेजें, देखा जाएगा। कुल मिलाकर अब ये समझ आ रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें भी कहीं ना कहीं भयंकर टूट, कोई इस तरफ तो कोई उस तरफ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो न्यूज़ आई है समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय की तरफ से, इसके लिए रूबिका जी, मुझे वो पुरानी वाली मुगले आजम फिल्म का एक डायलॉग याद आता है जिसमें अनारकली की सहेली जो है बहार, वो आकर कहती है कि ये खबर सुनकर तो साहिब आलम के अरमानों पर बिजली गिरी है। तो किसके अरमानों पर बिजली गिरी है? ये जो कांग्रेस के साहिब आलम हैं राहुल गांधी जी। भाई साहब, अगर समाजवादी पार्टी और एमआईएम एक हो गए तो आपका क्या होगा जनाबे अली? तो सबसे ज्यादा बिजली गिरी है इस बयान से तो राहुल गांधी जी के अरमानों पे गिरी है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। जो लोग कहते थे एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, और ये बात मैंने पहले भी डिबेट में बोली है ना, सपा और कांग्रेस एमआईएम की बी टीम है। बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि जो लोग कट्टरपंथी जिहादी वोटों को मुस्लिम वोटों का होल सोल थोक का खरीदार मानकर सुविधा की राजनीति करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इस वोट में आपसे बड़ा खरीदार भी आ सकता है। आप सिर्फ उसके लिए आधार बना रहे हैं। जो गलती कांग्रेस ने 100 साल पहले की थी वो आज दोहरा रही है। हमने कहा था कि ओवैसी जिन्ना के आधुनिक अवतार हैं। जैसे कांग्रेस कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के आगे सरेंडर करती चली गई। 1913 में वक्फ बोर्ड का समर्थन, फिर 1916 में सेपरेट इलेक्ट्रेट, 1920 में खलीफत का समर्थन, और हर बार वो सोचते रहे बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा गांधी को महात्मा नहीं बोलेंगे, अरे चलो बस अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, चलो बस अब सब ठीक हो जाएगा। फिर एक्शन डे की बात हो गई, और एक्शन डे के बाद भी 46 सितंबर में कहा कि हम जिन्ना को साथ लेंगे, और आखिर में देश अलग हो गया। हाँ। आज का दिन देखिए, यह महाराष्ट्र की बात है। बीएमसी के चुनावों में एमआईएम ने ज्यादा सीटें पाई हैं समाजवादी पार्टी से। यह हकीकत अखिलेश जी भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मालेगांव का चुनाव, जहां के लिए सपा और कांग्रेस लड़ रहे थे कि यह सीट हमको चाहिए क्योंकि वहां 90% मुसलमान है, वहां पे कौन जीता है? रूबिका जी, आपके दर्शकों को नहीं पता होगा, एमआईएम से ज्यादा सीटें एमआईएम की भी जो आम पार्टी ने जीती है। बहुत साफ समझ लीजिए, तेजस्वी यादव जी हो या अखिलेश जी, कान खोलिए, आंख खोलिए। जब तक संख्या कम थी तो आपको समर्थन था, सीमांचल में ज्यादा हो गया तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, और यही हश्र और यही अंजाम होने वाला है अखिलेश यादव जी की तरफ से। हाँ। और यही राहुल गांधी जी की तरफ से। अब ये जो बात आप कह रहे हैं सुधांशु जी, किसी को पट्टी न दिखाई पड़े, मेरे ख्याल से सेकुलर साइनाइड चखने का किसी को शौक हो, हाँ, तो उसे अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों की तरफ इशारा। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है। फराज भाई, अब क्विकली मुझे बता दीजिए, और उसके बाद शादाब जी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एआईएमआईएम का अब चल क्या रहा है मामला, अंदर क्या सोच रहे हैं ये भी तो जानना। लेकिन फराज भाई, रूबिका, एआईएमआईएम का अंदर से क्या मामला चल रहा है ये तो सुधांशु जी ज्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कमिटेड है कि खासकर जो उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन सांप्रदायिक ताकतों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाने के लिए हम जो है वो कुछ भी करेंगे। अब अगर आप 2024 का चुनाव देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को हमने कस के पटखनी दी। सुधांशु जी एक बात सही बोल रहे हैं। सुधांशु जी 1947 के पहले ले गए, थोड़ा सा मैं भी 1947 के पहले ले जाता हूं।
एक फोर्सेस वो थी जो जिन्ना के साथ थी और दूसरी हिंदू महासभा के साथ थी, और तीसरी जो है वो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया और पंडित नेहरू और महात्मा गांधी और सरदार पटेल वाली फोर्सेस थी। और ये हम लोगों ने एक बार नहीं, ये कई बार देखा कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार बनाते हैं कृषक प्रजा पार्टी के साथ, तो उससे पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो चुका होता है। तो एक तरह से 1947 के पहले की मुस्लिम लीग और सुधांशु जी की पार्टी के जो पॉलिटिकल पूर्वज हैं, ये ऐसे हाथ मिलाते थे। देखिए, ऐसे हाथ नहीं मिलाते थे, हाँ। ऐसे हाथ मिलाते थे पीछे से। अच्छा। तो अब वैसे ही रूबिका जी 1947 से पहले की जो गलती है, ये जो पीछे से हाथ मिला करके जो गांधी के विचारों को, सरदार पटेल के विचारों को जो तोड़ने की, जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी वो पूरा नहीं होने देंगे। ठीक है। और जहां तक रही बात असदुद्दीन जी, मैं फराज भाई एक सवाल का आप जवाब कुछ बोल तो दे रही हैं। दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, दावत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप असद भाई को? एआईएमआईएम को दावत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? वो मांग नहीं। रहे हैं दावत आपसे। देखिए अगर बिरयानी खानी हो तो मोस्ट वेलकम रूबिका जी, आप भी आ सकती हैं। सुधांशु जी को भी हम वेज बिरयानी खिला सकते हैं और उनको भी बिरयानी खिलवा सकते हैं। लेकिन अगर कोएलिशन पॉलिटिक्स की बात करिएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ये डिसाइड करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करना है और किसके साथ नहीं पर करना क्या है। आपने ये बात इस पर सुधांशु जी अभी की कोई नहीं पार्टी सुनी लाइन- है? गोवंडी मानखुर्द में आपने देखा नहीं है? अबू आजमी का वहां सिक्का चलता था सर। अब वो ये भले ही कहते रहे कौन तू, एक एमपी देने वाला, मैं आ गया तो एक सेकंड में हैकड़ी निकाल दूंगा। निकाल दी ना हैकड़ी असद ओवैसी ने। अब क्या कर रहे हैं आप? अब क्या कर पाएंगे? तो यही काम आप चाहते हैं कि वहां यूपी में भी हो आपके साथ? नहीं, यूपी में तो 2024 में आपने देखा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में क्या हुआ, और वही हम दोहराने जा रहे हैं रूबिका जी। और जो लोग भी कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं। देखिए, इस देश में 1947 से पहले, अभी सुधांशु जी ने भी कहा और मैं भी बोल रहा हूं कि 1947 से पहले जिन लोग जो गलतियां फराज भाई, कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या एआईएमआईएम को भी आप गिनते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स में? हाँ या ना? मैं आगे बढ़ूंगी फिर। देखिए कोई भी पार्टी अगर सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के नाम पर वोट मांगे, खाली उस कम्युनिटी की बात करे, तो हम उसको कम्युनल मानते हैं। बस मैं बात खत्म हो गई। एआईएमआईएम का नाम ले रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी का नाम हाँ, ले रहा लेकिन हूं। क्या आपने मैंने सब किसी दिया का है। नाम नहीं लिया। शादाब चौहान भी लेकिन- यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ शादाब जी, सुना आपने कि हम कम्युनल पॉलिटिक्स में हम पढ़ते ही नहीं हैं। एक तरफ इनके सांसद कह रहे हैं कि आपको अगर आपके पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए सबको ही वेलकम है, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, ये सेकुलरिज्म के ऐसे चैंपियन हैं कि ये साक्षी महाराज को तो राज्यसभा भेज देते हैं, ये कल्याण सिंह जी को तो अपनी पार्टी में ले लेते हैं, मुस्लिम महिलाओं से कब्र को निकाल करके रेप करने वाले सुनील सिंह को पार्टी में ले लेते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद इनका क्या स्टैंड था वो सबको पता था। और अपर्णा यादव जी बीजेपी में, वो ये तब भी सेकुलर रहते हैं, इनकी शादी में मोदी जी आए तब भी सेकुलर रहते हैं। और मैं कहता हूं कि हम लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हम लोग वोट डालने वाला रोबोट नहीं है फराज भाई, हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। और आपके नेता ने बात की, आप ही की बातों में विरोधाभास है। आपको कहा एक धर्म की बात, क्या हमारे जो 6 पार्षद जीत करके दूसरे धर्म के आए हैं, क्या उनको आप सेकुलर नहीं मानते हैं? उत्तर प्रदेश में पहला जिला पंचायत सदस्य कैलाश कुमार गौतम बनते हैं, क्या वो सेकुलरिज्म नहीं है? अगर मैं आपके साथ नहीं आऊंगा तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा। और रही बात ये, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कार्य कर रहे हैं, हम 10 साल से उत्तर प्रदेश में शौकत साहब के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज है इस बात की कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश की जनता अपना नेता मान चुकी है। अब कौन क्या मानता है नहीं मानता ये मैटर नहीं है, आपके मानने न मानने से नहीं है सर, उत्तर प्रदेश की जनता ओवैसी साहब को नेता मानती है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं सेक्युलर, पर ये सेक्युलर में रंग तो ढूंढ के आई ना आपकी जो पार्षद आई है, सहरा शेख नाम है ना माशाल्लाह उनका, वो कह रही है ना कि हरा कर देंगे, आया ना मजा। बिल्कुल रूबिका जी, गोवंडी में हमने लाल को हराया, हरा जीत गए, पार्टी फ्लैग की बात है, ये कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है उसका।
पार्टी फ्लैग समाजवादी पार्टी का रेड फ्लैग है, मेरा ग्रीन फ्लैग है। तो मैं अपनी, जब मेरी पार्टी का चुनाव प्रचार होगा तो मेरी पार्टी के झंडे होंगे। जब मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं कह रहा हूं मुरादाबाद में अब हरा ही हरा होगा। इसका मतलब किसी धर्म जाति से नहीं है। ये तरीका मुझे पसंद आया तहसीन पूनावाला, क्यों भगवा हो सकता है तो उन्होंने हरा बोल दिया है। देखा खेल, देखा आपने? ये देखकर दीवारें भी हैरा हो गई, अब तो रंगे भी हिंदू मुसलमान हो गई। भगवा हिंदू का, हरा मुसलमान का। बेचारा तरबूज क्या करेगा? हिंदू का फ्रूट है या मुसलमान का फ्रूट है? तरबूज भारतीय है ना, वो हरा भी है और ये भगवा भी है। ये जो एमआईएम कर रहा है, बिल्कुल सही मेरे समाजवादी पार्टी के दोस्त फराज साहब ने बोला, ये वही कर रहे हैं एमआईएम और बीजेपी जो पहले जिन्ना साहब और हिंदू महासभा करती थी। अलायंस पीछे से करते, ये वही हो रहा है। और ये सेक्युलर वोट, प्रोग्रेसिव वोट काटने का, मुझे सारी चीजें बता दीजिए। 15 मिनट किस चीज का ये लोग इशारा करते, हरा रंग किसका इशारा करे? तो शादाब भाई खुद कह रहे, आप मुंबई को हरा करेंगे, ये संभाजी नगर नहीं औरंगाबाद कहते, ये जबरन नहीं करते ताकि पोलराइजेशन हो। पोलराइजेशन का फायदा भाजपा को और इनकी 3-4 सीटें निकल आए। ये 3-4 सीटों के लालच में देश का बंटवारा करने में बीजेपी की मदद कर रही है। और जहां तक सवाल था कि दावत का, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एक तो वेज बिरयानी कुछ नहीं होता, वेज पुलाव होता है साहब, वेज बिरयानी नहीं होता। बहरहाल दावत के लिए उनको हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। लेकिन गठबंधन में नहीं आएंगे। ये गठबंधन है, ये गठबंधन भाजपा के लिए काम करता है और ये भाजपा के लोग हैं। ये सुन लीजिए, ये अचानक से उत्तर प्रदेश में यहाँ योगी जी का शासन है, मजबूत शासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वहीं पर गोलियां चल जाती है, वहीं पर सिंपैथी जनरेट होती है। दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मलूक जी भी हैं और शुभरास्ता भी मौजूद है। पहले शादाब 30 सेकंड्स में और उसके बाद सुधांशु जी। तहसीन भाई, बिहार के अंदर तो हमने ओपन लेटर लिखा, घर को गए कि हम सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं। आप हमें ना साथ लेना चाहते हैं और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो आप हम पर आरोप लगा देते हैं बीजेपी के एजेंट होने का। सर, मैं गुलाम है 20% मुसलमान, ना रोबोट है कि आप कमांड देंगे। हम बीजेपी से डर कर वोट नहीं देंगे, हम अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर के लिए देंगे। आप समाजवादी की पार्टी की सरकार रही 4 बार, बताइए कि मुसलमानों के क्षेत्र में पुलिस चौकियां खुली हैं, शैक्षिक संस्थान कितने खोले गए, कितने अस्पताल खोले गए। शादाब भाई, हम दोनों हरे रंग में है और रूबिका जी भी हरे रंग में है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपकी जो कॉर्पोरेटर जीती, उसको मुंबई को हरा क्यों करना था? उसने क्यों नहीं कहा मुंबई को तिरंगा में रंगेगे? क्योंकि आपको सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करनी है। तहसीन भाई, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता। मुसलमानों के प्रोग्रेस की बात क्यों नहीं करते? तहसीन भाई, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं। मुसलमान एआई सीखेंगे। तहसीन भाई, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं। नहीं, मैं पार्टी फ्लैग, हिंदू बच्चे, मैं अपने पार्टी फ्लैग नहीं लगाऊं क्या? मेरी पार्टी का फ्लैग है, मैं पार्टी फ्लैग नहीं लगाऊं। हाँ, अगर वो बोलते कि मैं मुसलमान बनाएंगे या किस तरह की बात, उन्होंने धर्म की बात ही नहीं की। मैं अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करूं क्या? अच्छा, ये तो धर्म की बात नहीं थी। अच्छा चलो, इसमें धर्म की बात नहीं थी, लेकिन ये बताइए शादाब जी, जब ये कहा जाता है वारिस पठान की तरफ से कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री, अब इसमें तो धर्म है ना, सीधे तौर पर धर्म है कि नहीं है? भारत के संविधान की खूबसूरती यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा भी बन सकते हैं और हिजाब पहनने वाली बेटी भी बन सकती है, डाली टोपी वाला भी बन सकता है। लेकिन अगर कोई तो बन सकता है, बनेगा वो गलत। नहीं, तो ये किसी ने कहा है कि भगवा वाला ही प्रधानमंत्री बनेगा, किसी ने ये कहा है कि पंडित ही प्रधानमंत्री बनेगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा मराठा ही बनेगा, हिंदू ही बनेगा, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। अरे तो आप मुसलमान कह देते ना, बुर्के वाली से क्या मतलब था? आप कह देते मुसलमान ही बनेगा, आपने बुर्के वाली क्यों चुनी? देखिए, बुर्का पहनना नहीं पहनना वो तो हमारी बहनों का, बेटियों का अपना संवैधानिक अधिकार है, उनकी मर्जी है। इसका मतलब यह है कि आप पीछे लेकर जा रहे हैं कि जो जितना पीछे जाएगा उतना ही उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं रूबिका जी, आप मुसलमानों को आगे लाने की बजाय आप पीछे की तरफ काहे धकेल रहे हैं सर? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर कोई अपनी मर्जी से बुर्का पहनती है हमारी बहन, तो पीछे नहीं जाती है, डॉक्टर भी बन सकती है, पायलट से कई जो हिजाब पहनती है, और नहीं भी पहने वो भी उसकी मर्जी है, कोई कंपल्शन नहीं है। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मेरे 2 और मेहमान। सुधांशु जी क्विकली सर, संक्षेप में। देखिए, मैं क्विकली बताना चाहता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब हरे हरे की बात कर रहे हैं। कहावत होती, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ये लोग हरे हरे के चक्कर में ऐसे हो गए हैं कि इनकी अकल ही घास चरने चली गई, जो हरे रंग की होती है।
तहसीन भाई और फराज किदवई इतने पढ़े लिखे होके क्या बात बोलते हैं। आसिम मुनीर ने अभी ओपनली बोला है, एक नहीं 3 बार बोला है कि हिंदू मुस्लिम 2 कौमें थी इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया। आसिम मुनीर ने कहा 2 ही हुकूमतें हैं इस्लाम के तारीख में जो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक हुकूमत मदीना, हुकूमत पाकिस्तान। वो कहता, और आप कहते हैं साहब हिंदू महासभा की बुनियाद पे बनी। पाकिस्तान कहता 712 में उसकी फाउंडेशन हुई, जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया। ट्रंप कहता 1000 साल की लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की, वही 1000 साल जो अभी गजनी के पूरे हुए। मतलब खाम में कुछ भी बोलेंगे यार। अरे जब मुजरिम इकबालिया बयान कर रहा है, मगर फिर भी मुस्लिम को बचाने के लिए क्या शिद्दत से झूठ बोलना, क्या शिद्दत से झूठ बोलना है, इसकी तो इंतहा कर दी। अब बताता हूं इनकी सेकुलर पॉलिटिक्स का नकाब। देखिए एमआईएम ने तो बगैर नकाब के सामने, वो कहती मेरा नामी मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मैं तो सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगा, मगर जो सेकुलर नकाब सपा और इन्होंने रखा है, क्यों भाई साहब तहसीन जी, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस, रेवंत रेड्डी तेलंगाना का सीएम, ये तो सेकुलर है ना। और कमलनाथ मध्य प्रदेश में 100% मुसलमानों का वोट मिलना चाहिए, एक भी नहीं कम होना चाहिए, ये सेकुलर है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अबू आजमी सपा के नेता मौलाना अजहरी के पास जाके 1,90,000 मुस्लिम वोट है, 100% हमें मिलना चाहिए, एक भी हटना नहीं चाहिए, ये तो सेकुलर है। 2022 के चुनाव में 17 मुलायम सिंह जी कहते हैं भाई अखिलेश ने मुसलमानों के लिए ढंग से नहीं किया, तो अखिलेश लिस्ट गिनाते हैं, फहरिस्त, हमने मुसलमानों के लिए ये किया। नहीं, ये सब तो सेकुलर है, ये सारी बातें कहां होती। और खुला खेल फर्रुखाबादी तो यह है कि 2024 में फर्रुखाबाद में सपा की सभा से, चुनावी मंच से बोला जाता वोट जिहाद। नहीं, ये सब तो सेकुलर है भाई साहब। जनता को वो समझने का प्रयास मत करिए। पर सुधांशु जी, जो कांग्रेस ये आरोप लगाती है, कांग्रेस देखिए दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया था जनवरी में ही, जब उन्होंने ये कहा था कि भगवा भगवा करती है बीजेपी, एआईएमआईएम वो हिंदुओं को डराती है और एआईएमआईएम मुसलमानों को डराती है, और आप दोनों एक दूसरे की असल में टीमें हैं। देखिए हिंदुओं को कोई डराता नहीं है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आजादी से पहले से लेकर आज तक हिंदू भाग रहा था। काबुल से भागा, ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, पेशावर से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, उसके बाद धुबरी बरबेटा से भागा, मालदा मुर्शिदाबाद से भागा, मल्लापुरम से भागा, और जो जिस शहर में रहता उसके पुराने इलाकों से दंगों के डर से भागा, चाहे सूरत का पुराना इलाका हो, मेरठ का पुराना इलाका हो, संभल का इलाका हो, वो भाग रहा था तो वो सेकुलर लगता था, वो जाग रहा है तो भगवा लगने लगता है। तो हिंदुओं किसी ने डराया नहीं है। देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी, जो भाग रहा है वो सेकुलर, जो जाग रहा है जनसंख्या बड़ी है वो भगवा हो जाता है। मैं आदरणीय ओनली 20 सेकंड्स, सिर्फ 20 सेकंड, मैं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी की आज हर बात मानने को तैयार होता अगर सुधांशु त्रिवेदी जी आज बता देते कि ढाका में मेरे हिंदुओं का कत्लेआम आज हो रहा है, आज हो रहा है, पिछले 1 साल से हिंदुओं का कत्लेआम, 4-5 दिन पहले हुआ था हिंदू का कत्लेआम, उनके घर को जलाया जा रहा है। पहलगाम में 200 किलोमीटर भारत के अंदर घुसकर नाम पूछकर आईडी चेक करते पैंट खोलकर मारा गया, और मनोज सिन्हा जी ने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हो रहा है, सेक्युलर कत्लेआम हो रहा है, हिंदू मुसलमान दोनों मारे जा रहे हैं। आपकी हुकूमत है साहब, आपकी हुकूमत, कब तक आप कांग्रेस पे दोष दोगे? हुकूमत में आप है, मौजूदा हुकूमत में आप है, आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए। आज भी अगर हिंदू खतरे में, अगर उत्तर प्रदेश में राम गोपाल मिश्रा शहीद होते, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप चूंकि आप हिंदुओं को डराते, वो लोग मुसलमानों को डराते, ये आपका मैच फिक्सिंग है। ओके, शुभरास्ता जी और मलूक जी इंतजार कर रहे हैं सर, 20 सेकंड प्लीज जवाब दीजिए, और फिर 2 और मेरे मेहमान। देखिए तहसीन भाई जी टॉपिक का जवाब नहीं दिया, भाग गए, तो फिर बता रहा हूं। पहलगाम के बाद हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसपे मौलाना मसूद अजहर बोला है कि मेरे 14 लोग फैमिली के मर गए, मैं भी मर जाता तो बेहतर था। वो मरकज सुभान अल्लाह जो उनका सेंटर है, वहां से आतंकवादी घटनाओं पे बैठ के सुभान अल्लाह बोलता था, या अल्लाह बोल रहा है। और जो ढाका में हुआ है, हमारे विदेश सचिव गए, उसके बाद पहली बार मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक्सेप्ट किया, 80 से अधिक केसेस दर्ज किए। हमने बांग्लादेश को जो अपने पोर्ट से फ्री एक्सेस दे रखा था वो बंद किया। आपके जमाने की तरह नहीं कि लज्जा लिखने वाली नसरीमा नसरीन को भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाती थी, उल्टा वो लोग धमकाते थे, और कश्मीर में अलिफ खलिफ गलिफ कर दिया जाता था। हिंदुओं भाग जाओ, बेटियों को छोड़ जाओ, कट जाओ या कन्वर्ट हो जाओ, और उस यासीन मलिक को बुला के प्रधानमंत्री कार्यालय में आप लोग अमन की वार्ता। ठीक है सुधांशु जी, यहाँ मलूक नागर भी बैठे हुए हैं। मलूक जी, ये बात तो सच है ना
कि मुसलमानों को लेकर जो वोट बैंक कह रहे थे पक्का है, ये तो कहीं नहीं जाने वाला है, ये तो सेक्युलर पार्टीज को जाने वाला है। सेक्युलर पार्टीज कौन, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब AIMIM लगातार, चाहे वो बिहार हो चाहे वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहने के लिए बड़े छोटे चुनाव थे, लेकिन अगर मुसलमानों के दिल में कोई एक बात घर कर रही है वो ये कि कोई तो है जो आवाज बुलंद कर रहा है और कोई हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, मतलब सिर्फ हमारे वोट नहीं ले रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में तो खतरे की घंटी होगी तमाम सारी पार्टियों के लिए। देखिए रूबिका जी, हम बिल्कुल आपके टेलीविजन पे कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार अगर मुसलमान भाइयों को कहीं जरूरत पड़ती है तो RLD चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, चौधरी जैन जी की पार्टी साथ खड़ी है। इसमें मुझे एक बात सीधा सीधा कहना है कि ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी, कितने प्रतिशत मुसलमानों को ये टिकट देते हैं? हमारे 25% आज भी विधायक यूपी में मुसलमान हैं और आगे भी हम इनको उसी हिसाब से हिस्सेदारी देंगे, आपके टेलीविजन पे कह रहे हैं। पर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ रूबिका जी, मुसलमान भाइयों की हर जगह करीब 24-24.5% हिस्सेदारी थी, चाहे वो व्यापार में, चाहे नौकरियों में, चाहे जजेज में, चाहे सरकारी ऑफिसरों में, किसी भी क्षेत्र में। कल भी और आप वो थे मेरे साथ, अब पहले बात तो पूरी करने दो। अच्छा, प्लीज बात पूरी कर, बस एक चीज, अरे बात पूरी कर लीजिए। मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी AIMIM मिले ना मिले, ये RLD और AIMIM के बीच में तो कुछ नहीं चल रहा है ना यार? पहले बात तो पूरी होने दो। एक देश के लिए, देश के अकलियत समाज के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में उसमें रोक रहे हैं, ये गलत है बात एकदम। माफी चाहता हूं, मैं कह रहा हूं मलूक साहब, मैं तो पूरा मौका दूंगी, बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना आप। RLD और AIMIM जवाब दूंगा उसका, दावत भले ही ना हो, चाय पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले इसका जवाब दूंगा, पूरी बात करने दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं देश के अकलियत समाज के लिए और देश के एक फेडरल स्ट्रक्चरल के लिए और देश को बढ़िया जो जहां था पहले उसी तरह होने के लिए। 24-24.5% हिस्सेदारी थी, वो 2014 तक घटते 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 1.5% रह गई है। और जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और RSS के मुखिया ने भी कह दिया है कि ये देश इस्लाम के लोगों के बगैर नहीं रहेगा, और अब वो 1.5% उठा के 4.5% पे आ गई है, तो मुसलमान वोटों का NDA को भी मिल रहा है। और ये जो कुछ देते नहीं है मुसलमानों को, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और उसकी साथी, अब ऐसे में मुसलमान विकल्प देख रहा है। दूसरी तरफ पिछले चुनाव में, बिहार के चुनाव में BSP का और ओवैसी साहब का समझौता हुआ, जहां से इनकी शुरुआत हुई। आप ओवैसी साहब की कोई स्पीच पार्लियामेंट की निकाल के देख लो, कोई भी तकरीर देख लो, वो हमेशा बाबा साहब का नाम लेंगे, दलितों को साथ में जोड़ेंगे। तो वो जो गठबंधन आ रहा है, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टी के लिए, सांप और छछूंदर की बात हो रही है। इन्हें साथ लेते हैं तो ये मरे, छोड़ते हैं तो इनको वोट उधर जाएगा तो ये मरे। तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में फंसा हुआ है। जहां तक हमारी बात है ओवैसी साहब के साथ जाने की, हम बिल्कुल सीधा कह रहे हैं, हम NDA के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, देश के किसानों के साथ हैं, देश के अकलियतों के साथ हैं, देश के दलितों के साथ हैं, देश के पिछड़ों के साथ हैं। नहीं तो साथ रही है ना। अरे नहीं, वो तो अकलियत मतलब माइनॉरिटीज, तहसीन पुना वाला, आप भी बहुत अंग्रेजों में उठ बैठ रहे हैं। अकलियत का मतलब माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के साथ है। नहीं तो मलूक जी, लेकिन 2 दिन से आपको असद साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें आप असद साहब के लिए कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है? रूबिका जी, आप नोटिस ही केवल मुझे 2 दिन से कर रहे हैं। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, मेरी कोई भी डिबेट निकाल के देख लो, मैंने ओवैसी साहब की और उस बयान के बाद जो विदेश में जाके पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं, मैं हमेशा उनको अच्छा और देश के लिए काम करने वाला मानता हूं। जाति और धर्म से ऊपर उठ के पार्टी और पॉलिटिक्स से आप भले ही माने, लेकिन AIMIM क्या ये करता है, ये बड़ा सवाल है। शुभरास्ता जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये गठजोड़, हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। मुसलमान वोटर अभी भी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, सब पकड़ कर रखना चाहेंगे। कांग्रेस तो अब खत्म हुआ मामला, कैसे पकड़ेगी नहीं समझ में आ रहा। सपा जो PDA की बात कर रहा है, उसमें एक सेंधमारी AIMIM की तरफ से होती हुई आपको नहीं दिख रही है? जी रूबिका जी, देखिए 2-3 बातें इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, मैं बहुत ध्यान से सभी को सुन रही थी। एक पॉलिटिकल पार्टी
जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने पार्श्व में जिन्ना का भी समर्थन किया था। 1927 में एआईएमआईएम का गठन हुआ और कहा जाता है कि कुछ सेशंस में उन्होंने जिन्ना को बुलाया और उनका महिमा मंडन किया। वो पार्टी बैन होती है 1958 में, वो पुनर्गठित होती है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। सवाल ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एआईएमआईएम को दोबारा गठित होना पड़ा, यानी कि वो पार्टी जो कि अपने आप को पॉलिटिकली डोमिनेंट मानती रही आजादी के बाद, उन्होंने मुसलमानों को यह भरोसा नहीं दिलाया कि उनका रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस, जो कि अपने आप को आज तक एक डोमिनेंट पॉलिटिकल वॉइस मानती है, आइडिया ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी सिरमौर मानती है, कहीं ना कहीं उसके सेक्युलरिज्म में कमी थी। उसके बाद का हम घटनाक्रम देखते हैं कि एआईएमआईएम एक्चुअली बहुत ज्यादा संघर्ष किया उसने ग्राउंड पे अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। आज जिस फ्रेमिंग में हम बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम दोनों एक ही पोलराइज्ड स्पेस में एक ही जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह नहीं है कि एक बहुसंख्यक आवाज का प्रतिनिधि बने और एक अल्पसंख्यक आवाज का प्रतिनिधि बने, लोकतंत्र का तकाजा यही है। बात यह है कि उसमें गुणवत्ता किस तरीके की हो। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी स्कीम्स लाती है सरकार आने के बाद जो कि बिल्कुल नहीं देखती कि हिंदू है या मुसलमान है, गैस पहुंच रहा है घर पे या नहीं, महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था मिल रही है या नहीं, और अगर वही काम एआईएमआईएम करती है तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब पॉलिटिकल बयानबाजी ऐसी होती है कि ऑफ कर दीजिए कैमरा और देखिए 20 मिनट बाद हम क्या करेंगे। दिक्कत तब होती है जब हर एक शब्द को बहुत ही गैर जिम्मेदारी से आज आपके प्रोग्राम पर भी यूज किया गया कि रूबिका जी भी भाई हरा पहनती हैं। जस्ट बिकॉज आपका नाम रूबिका लियाकत है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये एक चुनावी विनिमय के रूप में इसको मुद्रा की तरह बुनाया जा सकता है। दिक्कत इस राजनीति से है रूबिका जी। मुझे इस बात से मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बात से दिक्कत होगी कि देश के मुसलमान समाज को ऐसा लग रहा है कि उसका रिप्रेजेंटेशन उचित नहीं हो पा रहा है या उसके क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है। दिक्कत इससे नहीं है। दिक्कत तब होती है जब मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है। और मैं इस मामले में एआईएमआईएम के साथ हूं। जो मुद्दे वो मुस्लिम राजनीति को लेकर उठाते हैं वो मुद्दे उठाए जाने चाहिए। वो सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। वो जैन धर्म के लिए भी वही आर्ग्यूमेंट्स वैलिड है। वही आर्ग्यूमेंट बौद्ध धर्म के लिए भी वैलिड है। वही आर्ग्यूमेंट हो सकता है हिंदू समाज में एक महिला के लिए भी वैलिड हो। बात कभी भी रिप्रेजेंटेशन को लेकर के रूबिका जी मुझे नहीं लगता तीखी होती अगर हम आराम से दिल पर हाथ रख करके ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक बात कर सकते कि किसी भी सिस्टम में लोकतांत्रिक तरीके से राइज करने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए वो मानक क्या हैं। यहां पर बात की गई कि भगवा को क्यों नहीं किया जाता। भाई तहसीन जी से पूछिए भगवा आतंकवाद शब्द किसने इजाद किया था, कौन बुक लॉन्च करवा रहा था, उसका जवाब दे देते कौन सिटिंग मिनिस्टर थे। ओके ठीक है, ये चीज पर्सपेक्टिव में आना जरूरी है। रंगों की राजनीति एक अंतिम बात मैं कह दूं, ये बात तो रूबिका सच है जिस पर शुभरास्ता जी एक सेकंड, ये जो सुधांशु जी ने एकदम शुरुआत की थी मुगले आजम के एक डायलॉग से, तब शहजादा सलीम आए नहीं थे स्टूडियो में। लिफ्ट बंद थी। हाँ, लिफ्ट चलकर बंद थी। आया अरे 23 भाई, फ्लोर्स। अरे भाई। बताइए उनको हाँ, चलकर आया 23 फ्लोर्स। अरे भाई नहीं आए थे ना तब तक, फिटनेस नहीं से आए थे इसलिए आप। भागकर आया राहुल तो जी की सुधांशु तरह। त्रिवेदी ने एक बात कही, उन्होंने कहा क्या था सुधांशु जी, अगर आप वो 2 लाइन इनको बता दे तो फिर मैं जी ऐसा है, मुगले आजम में एक डायलॉग है कि जो अनारकली की सहेली थी बहार, वो कहती है कि खबर सुनकर साहिबे आलम के अरमानों पर बिजली गिरी है। तो ये एमआईएम और अगर सपा नजदीक आते हैं तो तहसीन भाई आपके जो साहिबे आलम है राहुल साहब, सबसे ज्यादा अरमानों पे बिजली उनके लिए गिरने वाली बात है। थैंक यू तो जरा सुधांशु गौर जी। से देखिए, संभल के रहिए। हाँ यही वाली बात। तो आपके अरमानों और पर वैसे आज जो है वो बिजली गिर रही होगी। आपने देखा शुभ रास्ता तारीफ कर रही है एआईएमआईएम की, वो मलूक जी तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो लगता है खुद शादाब भाई को आज समझ में नहीं आ रहा होगा भैया मैं बैठ कहाँ गया हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो अरमान पे बिजली तो आपकी गिरी रही होगी। एआईएमआईएम आपकी स्पेस अब लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एमआईएम स्पेस ले रहा है और मुसलमान वोट लेने की कोशिश कर रहा है और उनको रिसोर्सेस भाजपा द्वारा मिल रहे हैं। कभी आपने सुना ओवैसी साहब पे ईडी की रेड, कभी आपने सुना इनकम टैक्स, ये मैं मानता हूं।
भाजपा की जो टीम है, तो अब तक जो तो- टीम है अब तक ईडी तो- सीबीआई, उसमें ओवैसी साहब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ। कभी ओवैसी साहब को ईडी की नोटिस मिलेगी भी मैंने नहीं। तो ये सोचा ही नहीं कि ये जो तारीफ हो रही है इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र सोचा जा सकता है आपकी तरफ से। ईडी के अफसर से लेकर सीबीआई और आईटी के सारे ओवैसी के साथ जी के साथ है, सारे ओवैसी साहब के साथ है, इसलिए तो तक खर्च हो रहा है पैसे। टैंकर में पैसे आते हैं, कभी रुका नहीं जाता। छोड़ दीजिए ये सारी बातें हम देखेंगे, पर क्योंकि सुधांशु जी कितना सही। अभी आज मैं पहली बार शादाब चौधरी की किसी बात से आज अग्री करती हूं, जो शादाब चौधरी ने कहा कि हम आपके साथ रहें तो हम बहुत बढ़िया, हम एकदम सेक्युलर, और जैसे ही हम आपसे दूर हटे, यानी ये मुस्लिम वोट को लेकर भी है और आज शायद इस पार्टी को लेकर भी है, बिहार में जैसे भी ही आए हटे थे तो ये बीजेपी की बी टीम हो गई, एजेंट हो नहीं, गए, गुलाम हो गए, नहीं। बस आपके चरणों में पड़े रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी दरी उठाते रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी जी हुजूरी करते बिल्कुल रहे नहीं। कांग्रेस की, तब तक तो मुसलमान बिल्कुल एकदम सही नहीं, है, बिल्कुल नहीं। वरना कुछ कह कर मर जिस- जाए वो मुसलमान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। जिस तेलंगाना में ये पार्टी का जन्म हुआ वहां पे सारी सीटें नहीं लड़ती, बिहार में आए थे सीटें लड़ने को, बिहार में भी इनको आना था, हमने मना किया। 30 सेकंड चाहे कोई भी नुकसान हो, ना हम बीजेपी के साथ जाएंगे ना एमआईएम के साथ जाएंगे। ओके, सुन लीजिए तहसीन भाई, बिहार में हम लोगों ने अपने से लेटर लिखा, और जब मैं सेक्युलर हो गया, जब जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी को मेरा समर्थन चाहिए था तो मैं सेक्युलर हो गया, वीपी इलेक्शन में मेरा समर्थन चाहिए तो मैं सेक्युलर हो गया। और उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से हम कोई एक दिन में हवा में नहीं आए हैं सर, हम वहां ग्रास रूट पे वर्क कर रहे हैं। जहां भी माइनॉरिटीज के साथ कोई भी इश्यूज हो रहा है, बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद मदरसे खानका को टारगेट किया जा रहा है, अखिलेश यादव जी तो नहीं बोलते, राहुल गांधी जी तो मुसलमान नहीं बोलते, पीडीए में मुसलमान कहां है? इनको 20% वालों का नाम लेने तक में आपत्ति है, और मेरा सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं देगी। दूसरी पिछड़ा, चीज, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक छुपा हुआ है, बिल्कुल, कोई नहीं, अरे खुला। छुपा हुआ है भैया। पीडीए मुसलमानों के लिए खड़ा है, पीडीए दलित के लिए खड़ा है, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए खड़ा है, आदिवासी के लिए खड़ा है। पीडीए क्या है? अल्पसंख्यक है। पूछिए, हाँ, हाँ अल्पसंख्यक, बिल्कुल है, अल्पसंख्यक है। हाँ फराज भाई, पीडीए क्या है? पूछिए। हाँ, रूबिका जी मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले सुधांशु जी की एक बात का जवाब दे दूं। सुधांशु जी ने अभी मुगल आजम की बात की। असलियत में मुगलों से इनको इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि ये बात मुगल आजम की करेंगे। लेकिन चलिए मैं मेरा गांव मेरा देश की बात कर भैया, लेते हैं। मुगल आजम मेरा गांव हिंदुस्तानी मेरा फिल्म देश में है। शायद सुनिए, अरे सुनिए तो मैडम, अब सुनिए तो। मेरा गांव मेरा देश में शायद हीरो सुनील दत्त थे या विनोद खन्ना जी थे। हाँ। तो जब वो एक मेले में जाते हैं विनोद तो वो खन्ना। होता क्या है कि वहां पर एक आदमी को वहां पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो उनकी सारी चीजें जो हैं बताते रहे, और हीरो पकड़ लिया जाता है। तो सुधांशु जी कुछ ऐसा ही इंडियन पॉलिटिक्स में आज कर रहे हैं। दूसरी बात, सुधांशु जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो किसी ने कैच नहीं की। इन्होंने कहा कि कट्टरपंथी मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब रूबिका जी आप कट्टरपंथी हैं आज से, अगर आप मुसलमान हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट बोला है कि कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए ये दोनों दौड़े। अरे तो आज से मुसलमान रूबिका नहीं बोला, कट्टरपंथी मुसलमान, सुनिए। जैसे आप लोग कहते हैं ना कट्टरपंथी हिंदुत्व के। कट्टरपंथी जिहादी। हाँ, नो वो तो और आगे बढ़ गए, वो बोल रहे कट्टरपंथी जिहादी। सुधांशु जी 30 हाँ, सेकंड तो सुनिए, अब सुनिए। तो कंक्लूडिंग रूबिका जी कट्टरपंथी बताता हूं। कट्टरपंथी जिहादी रूबिका लियाकत। सुधांशु जी, कट्टरपंथी बस कर, सुन लीजिए हाँ। फराज साहब, हमारे मुसलमान कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान। मगर मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, बड़ा गजब है। जुबली हिल्स में आप और एमआईएम साथ में, अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस एमआईएम मिलकर सरकार बना चुकी है, और हर मुद्दे पे सपा कांग्रेस एमआईएम साथ, वक्फ बोर्ड पे आप साथ, बाबरी मस्जिद पे आप साथ, सीए पे आप साथ, एनआरसी पे आप साथ, कश्मीर धारा 370 पे आप साथ। गजब है भाई साहब, मिले सुर मेरा तुम्हारा और रिसोर्सेज पे आरोप हमारा। भाई साहब, हकीकत क्या है कि आप लोगों ने मुस्लिम समाज को एक ऐसी माशूका बना रखा जिसके 3 आशिक खड़े हैं। हाँ। एक है आशिक पुराना यानी कांग्रेस, वो कहती साहब मैं पुराना आशिक, मेरी तरफ तो देख। और एक है समाजवादी पार्टी जो कहती मेरा कारनामा तो देख, मैंने अयोध्या में गोली चलवाई, मैंने हज हाउस बनवाया। और ये आ गया है एमआईएम वाले, ये कहते अरे छोड़ पुराना नया, मेरा खानदानी घराना तो देख,
तो एक कहता आशिक पुराना, एक कहता देख कारनामा, एक कहता खानदानी घराना। मगर इनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, यही आरोप मुलायम सिंह यादव पे कांग्रेस लगाती थी कि मेरा वोट ले गए जब अयोध्या में गोली चलाई थी, कि भाजपा की मदद कर रहे हैं, और आप हमारे साथ मिलकर सरकार में भी थे। वक्त की कमी है, लेकिन अब ये देखना होगा ना, ये जो आप कह रहे हैं आशिक पुराना, कारनामा और दूसरा नया AIMIM की तरफ से तराना, ये मुस्लिम वोट किसको सबसे ज्यादा नर्वस कर रहा है, ये तो भाई बीजेपी को बताना और कांग्रेस को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कांग्रेस कहां, आप तो समाजवादी पार्टी से लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।